में एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इसमें सिग्नेचर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इसमें सिग्नेचर लिखे हुए हैं 10 जनवरी 1966। इस समझौते के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी रखी गई जिसमें शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आए और जो डिनर रखा गया था उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा भोजन नहीं किया था और इसीलिए जब वो होटल में आए तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख नहीं थी और उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि उस समय बहुत हल्का पालक का साग और अपनी मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया और रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी पत्नी से बात की। इस दौरान उनकी पत्नी को उनकी आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फोन अपनी बेटी को दे दिया और तब शास्त्री जी ने अपने परिवार से बात की और अपनी बेटी से पूछा कि भारत में इस समय क्या चल रहा है। इस पर उनकी बेटी ने कहा कि यहां यानी भारत में सभी लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि समझौते के दौरान क्या हुआ, यानी लोग आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने परिवार से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दें जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। वो अगले दिन काबुल से होते हुए भारत आने वाले थे और वो बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि भारत के अखबारों ने इस ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में क्या लिखा है, भारत का मूड क्या है। इससे ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर संभावित प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए थोड़े से बेचैन रहे होंगे, उत्सुक रहे होंगे, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है। वो उस दौरान होटल के अपने कमरे में ही टहल रहे थे और इसके बाद कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्री जी को एक हार्ट अटैक पहले आ चुका था, उससे पहले उन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था जो वर्ष 1959 में उन्हें आया था। इस मामले में दो बातों का जवाब कभी नहीं मिला। पहला यह कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका ताशकंद में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तब भी उनका पोस्टमार्टम कराना जरूरी किसी ने नहीं समझा। पोस्टमार्टम हो जाता तो उसी दिन पता चल जाता कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। क्या ये एक मामूली हार्ट अटैक ही हो सकता है, दिल का दौरा, या फिर किसी ने उन्हें जहर दिया है। क्योंकि दूसरी बात यह कही जाती है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें जहर दिया गया था। इस बात का जिक्र कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में किया है, जो उस समय शास्त्री जी के प्रेस सलाहकार के नाते खुद उनके साथ ताशकंद में मौजूद थे। और वो अपनी पुस्तक में हैरानी जताते हुए लिखते हैं कि इस बात का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला कि ताशकंद या दिल्ली में शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री अचानक से प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि ना तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा जाता था उनकी भूमिका को लेकर, और ना ही आजादी के बाद जब वो सरकार में मंत्री भी रहे तो वो कभी खबरों में रहते थे। असल में शास्त्री जी एक बहुत ही सिंपल और लो प्रोफाइल नेता थे और मीडिया में उनके बारे में ज्यादा कुछ छपता नहीं था। वो विवादों से, कंट्रोवर्सी से दूर रहते थे, हेडलाइन से दूर रहते थे, चुपचाप अपना काम करते थे सादगी के साथ, और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की भी कोई इच्छा नहीं थी। 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को दिया गया। और के कामराज के उस समय इंदिरा गांधी के साथ मतभेद थे। वैसे तो नेहरू ने वर्ष 1959 में ही तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था और उस समय परंपरा यह थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री भी बनेगा, और इस नाते उन्हें ही नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनना था, यानी इंदिरा गांधी को। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ थे और इसी वजह से इंदिरा गांधी को 1960 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। 4 साल बाद 1964 में के कामराज ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 4 दिनों में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री और 200 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात की और उनकी इच्छा जानी कि आप क्या चाहते हैं, और इनमें से ज्यादातर नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। के कामराज भी काफी हद तक सहमत थे क्योंकि वो इंदिरा गांधी को छोड़कर किसी को भी बनाना चाहते थे, इंदिरा गांधी को नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो सरकार और संगठन कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई के लिए ऐसा कहा जाता था कि वो अपने ही सहयोगियों के विचारों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए मोरारजी देसाई का नाम इस सूची से हटा दिया गया।
उनके बाद दो और नाम प्रस्तावित हुए। पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी। क्योंकि इस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी को समर्थन करने वाले नेताओं का एक अलग गुट होता था जो के कामराज की बात नहीं मानता था, इसलिए के कामराज ने यह तय किया कि वो इंदिरा गांधी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और इस तरह से आखिर में लाल बहादुर शास्त्री का नाम रह गया, जो 1952 से 1956 के बीच देश की पहली नेहरू सरकार में रेल मंत्री रहे, 1961 से 63 के बीच भारत के गृह मंत्री भी रहे और फिर 1964 में वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी भी उनके नाम पर इसलिए तैयार हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत लो प्रोफाइल हैं, किसी को परेशान करने वाले नेता नहीं हैं, महत्वाकांक्षी नहीं है। और इंदिरा गांधी को लगा कि शास्त्री जी को अभी थोड़े दिन के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत बना देते हैं और बाद में तो इंदिरा गांधी का ही नंबर आएगा, इसलिए वो भी तैयार हो गई। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, इसलिए कुछ नेताओं ने उन्हें शास्त्री जी की कैबिनेट में जगह देने की मांग उठाई कि भाई इंदिरा गांधी को भी जगह देनी चाहिए इस नए मंत्रिमंडल में। और काफी विचार विमर्श के बाद इंदिरा गांधी को भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्री उस समय बनाया गया। हालांकि इसे इंदिरा गांधी का अपमान माना गया क्योंकि उस समय देश में मीडिया बहुत ज्यादा विकसित हुआ नहीं था, ना चैनल थे, ना रेडियो भी बहुत सीमित था, संचार के माध्यम बहुत सीमित थे। इसलिए सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गिनती एक बहुत ही छोटे मोटे मंत्रालय के रूप में होती थी जिसका कोई ज्यादा महत्व था नहीं। और इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने और बाद में उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को हैरान किया, अपनी नेतृत्व की शक्ति दिखाई और कैसे भारत के लोगों में भी उन्होंने नया जोश भरा। और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने युद्ध लड़ा, उस युद्ध में जो फैसले लिए गए वो फैसले 1962 में हुए चीन के साथ युद्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक फैसले थे। वो फैसले बहुत जल्दी लेते थे नेहरू के मुकाबले। और उस समय लोगों को यह लगा कि 1965 में जो हमने युद्ध लड़ा उस समय शास्त्री जी के जो फैसले थे वो पिछले युद्ध यानी 1962 के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक भी थे, इफेक्टिव भी थे और उन्होंने ये साबित किया कि वो एक बहुत अच्छे नेता थे। लेकिन वो ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई और देश एक अच्छे नेता से वंचित रह गया। हमें आज ये लगा कि आज वैसे तो हेडलाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे देश की इस पीढ़ी को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन क्या था और आज का दिन आप सबके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको पाकिस्तान के एक मशहूर हिल स्टेशन मरे में एक घटना के बारे में बताएंगे। घटना क्या, दुर्घटना है जहां हाल ही में ठंड से 23 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब यह पता चला कि इन लोगों ने वहां होटल वालों से शरण मांगी थी, लेकिन वहां के होटल मालिकों ने आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एक कमरे का एक रात का किराया 50 से 70 हजार रुपए कर दिया और पैसा कमाने के लालच में इन लोगों को उनकी गाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया।